जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर। आज है हमारा दोस्तों समास टॉपिक। समझिए दोस्तों, आप अगर क्लास पर आ गए हैं तो एक बार इसको देख लीजिए, दोबारा समास पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। समास प्रकरण आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समास जो ये शब्द बना है ये किससे मिलकर बना है। समास के अंदर उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? सम उपसर्ग है। धातु कौन सी है? अस धातु है। और प्रत्यय कौन सा है? गिह प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों। अब यहां से सीधा क्वेश्चन कैसे बनेगा? समास के अंदर प्रत्यय है या समास में उपसर्ग है या समास में धातु है? तीन प्रश्न बनते हैं यहां से, तो तीनों आपको याद हो गए, सम प्लस अस प्लस गिह। अब मित्रों यहां पर देखिए, सम का अर्थ होता है निकट लाना और अस का होता है बैठना। अस का क्या होता है दोस्तों? बैठना। तो परिभाषा क्या बन जाएगी दोस्तों? शब्दों का निकट लाकर बैठाना। कैसे दोस्तों? परिभाषा देखिए, सम सन है समास है, संक्षेप को ही समास कहते हैं। संक्षेप को ही क्या कहते हैं मित्रों? समास कहते हैं। अब संपूर्ण परिभाषा देख लीजिए यहां पे दोस्तों, दो या दो से अधिक पदों का मेल समास होता है। दो या दो से अधिक अगर पदों को हम मिलाकर एक पद बनाते हैं तो उसको ही समास कहा जाता है। जैसे सीताया पति, यहां पे दो पद है ना दोस्तों, एक और दो, और यहां पे देखिए एक ही पद है सीता पति। ये तो क्या हो गया है? समास का विग्रह हो गया है मित्रों। और ये क्या हो गया है? सामासिक पद हो गया है। अब विग्रह किसे कहते हैं? बात यहां पर यह आ जाती है कि विग्रह किसको कहा जाता है। तो समास के अर्थ को बताने वाले वाक्य को विग्रह कहा जाता है। जो ये एक दोस्तों आपके सामने पद है, शब्द है, इसका अर्थ बताने वाले, इसका जो अर्थ बताता है उस वाक्य को ही विग्रह कहते हैं। इसको टुकड़ों में अगर हम तोड़ के इसका अर्थ प्रकट करवाते हैं तो उसको ही विग्रह, समास विग्रह कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं समास के भेदों की। तो समास के भेद होते हैं दोस्तों पांच। समास है पंचदा, यानी समास के पांच भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये समास के पांच भेद माने गए हैं। अब बात आ जाती है कि आपने तो क्रमधारय द्विगु समास भी पढ़े हैं, तो वो किस में आते हैं? तो दोस्तों वो तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं। चाहे क्रमधारय हो, द्विगु हो, निहित जो समास है ये किसके हैं? तत्पुरुष समास के उपभेद है दोस्तों। इनको तत्पुरुष समास में ही सम्मिलित संस्कृत में किया जाता है। अब मित्रों यहां से कोई क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, क्वेश्चन है जो अब बनने वाला है। अब दोस्तों जो समास के ये पांच प्रकार है, इनको एक एक करके हम आसान तरीके से समझेंगे जिससे आप कभी नहीं भूल पाओगे। चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं केवल समास। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है प्रथम। दोस्तों यह समास विशेष संज्ञा से मुक्त होता है, यह समास का प्रथम भेद है। और यहां पर दोस्तों याद रखना, विशेष संज्ञा से मुक्त होता है। इसके अंदर दोस्तों आपको अगर समास का विग्रह करना है तो सामासिक पद है उसको टुकड़ों में तोड़ के लिखना है। सिंपल है बहुत ही। जहां पर कोई समास नहीं होता है ना, वहां पर केवल समास काम में लेना है। आप जैसे ही चारों प्रकार आगे पढ़ोगे उनमें आपको ऐसा लगे ना यहां पे कोई समास नहीं लग रहा है, तो वहां पर आपको कौन सा कर देना है? केवल समास। भूतपूर्व, भूत पूर्व है, पूर्वम। उत्तम ऋण, उत्तम ऋणे। यहां पे दोस्तों अन्य आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे ना कोई समास नहीं लगेगा। और दोस्तों एग्जाम में इससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको याद जरूर रखना है कि जहां पर विशेष संख्या से मुक्त और जहां पर किसी प्रकार के अन्य समास ना हो वहां पर केवल समास होता है दोस्तों। आगे चलते हैं दूसरे समास की ओर। अब होता है दोस्तों हमारा पढ़ने का मतलब शुरू। अव्ययी भाव समास। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। क्या कह रहा है? प्राय पूर्व पद प्रधान होता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। दोस्तों समास के अंदर दो पद होते हैं। जैसे यहां पे हम देखें कि यह पद सीताराम, यहां पे प्रथम पद हो गया ये, द्वितीय पद हो गया ये। तो प्रथम पद और द्वितीय पद, पूर्व पद या उत्तर पद, आपको किसी भी प्रकार आप जिस प्रकार अच्छा लगे उस प्रकार याद रख सकते हैं दोस्तों। तो आप यहां पे ये क्या हो गया आपका पूर्व पद, ये क्या हो गया आपका
उत्तर पद, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अव्ययी भाव की जो समास है इसकी विशेषताओं में। हमने पढ़ा कि प्रथम पद क्या होता है अव्ययी भाव के अंदर, प्रधान होता है दोस्तों। मतलब जो अर्थ निकलेगा वो प्रथम पद से ही निकलेगा, पूर्व पद से ही निकलेगा। प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय शब्द होगा। सीधी सी है दोस्तों, आपको आगे कुछ याद ही नहीं रखना है। जिस भी सामासिक पद के अंदर या शब्द के अंदर आपको ऐसा लगे कि इसके अंदर पूर्व पद, प्रथम पद आपको अव्यय मिल रहा है या फिर आपको उपसर्ग मिल रहा है, तो वहां पर आपको बिना देखे अव्ययी भाव समास कर देना है दोस्तों। समास में बने शब्द नपुंसक लिंग एक वचन में होंगे। जो यहां पे सामासिक शब्द बनेगा वो नपुंसक लिंग में एक वचन में होगा दोस्तों। अब दोस्तों विग्रह करते समय कुछ नियम है जो आपको याद रखने हैं। विग्रह से जैसे ही आप समस्त पद बनाएंगे तो ये नियम याद रखने। जैसे विग्रह के अंदर आपको शब्द मिले, अकारांत या आकारांत शब्द मिले, तो उसके अंत में आपको अम जोड़ देना है समस्त पद बनाते हुए। इकारांत, ईकारांत, एकारांत, एकारांत, अगर ये शब्द आपको मिलते हैं विग्रह के अंदर तो अम की जगह आपको क्या जोड़ देना है, ई जोड़ देना है। उकारांत, उकारांत, ओकारांत, औकारांत, ये शब्द आपको अगर विग्रह में मिलते हैं तो अम की जगह आपको उ जोड़ देना है। इनको आप 3 बार दिमाग में पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। उदाहरण देखेंगे हम अव्यय के अनुसार। जो अव्यय हैं उनके एक एक के उदाहरण यहां पर लेकर आए हैं आपके सामने। पहला हमारा है अधि। अधि का जो प्रयोग होता है विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। यहां पे देखिए, हरो इति, गंगाया इति, विभक्ति के अर्थ में तो हरो इति अधिहरि, गंगायाम इति अधिगंगम। यहां पे देखिए आपको अधि दिखाई दे रहा है, तो जैसे आपको अधि दिखाई देगा आप क्या समझोगे, कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। उप का जो उप अव्यय है इसका जो प्रयोग होता है ना मित्रों, वो समीप के अर्थ में होता है। गंगाया समीपम, उपगंगम। अब मित्रों यहां पे गंगाया समीपम आया है तो आपको समीपम का अनुमान लगाना है कि समीप के लिए क्या प्रयुक्त होता है, उप, उपगंगम। ये लगा दिया दोस्तों, उपगंगम दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सु। सु का दोस्तों अर्थ होता है समृद्धि या हम इसको ऐश्वर्य समझ सकते हैं। जहां पर प्रयोग करेंगे वहां पर ऐश्वर्य भी कर सकते हैं। पांचालनाम समृद्धि, सुपांचालान, सुपांचालम। अब यहां पे दोस्तों आपको समृद्धि विभक्ति जैसे आप विग्रह करोगे समस्त पद से तो आपको वहां पर जो सु है ना इसकी जगह जो समृद्धि है इसको प्रयोग करना है, ये याद रखना है दोस्तों। दूर, इसका वेरदी अर्थ में होता है या दुर्गति के में जो अर्थ होता है वो दुर्गति होता है दोस्तों। यवननाम वेरदी दुर्वेनम, दुर्यवनम। अब यहां पर दोस्तों देखिए वेरदी आया है तो अगर आपको विग्रह दिया हुआ है तो वेरदी का जो प्रयोग होता है किसके अर्थ में होता है, दुर के, तो आप अपने आप लगा दोगे दूर यहां पे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। निर का प्रयोग होता है अभाव के अर्थ में। जननाम अभाव है, निर्जनम, जननाम अभाव है, निर्जनम। अति अव्यय अर्थ में भी होता है और असंप्रीति के अर्थ में भी अव्यय जो अति है इसका प्रयोग किया जाता है। यौवन से अते निंद्रा संप्रति न युज्यते। यहां पे दोस्तों संप्रीति और अत्य के दोनों के अर्थ में है, तो आपको यहां पे याद किसका रखना है, आपको अति है इसका याद रखना है। अति यौवनम, अति निंद्रम, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण भी है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। इति शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में हरि शब्द से है प्रकाश है। किसी शब्द पर प्रकाश डाल रहे हो, किसी चीज पर आप प्रकाश डाल रहे हो तो वहां पर इति का होता है, इति हरि। अनु का जो प्रयोग है वो पश्चात योग्यता दोनों अर्थों के अंदर प्रयोग होता है। विष्णु पश्चात है, विष्णु के बाद, विष्णु के पीछे। रूप से योग्यम यानी योग्यता है रूप की। अनुरूपम अनुविष्णु, विष्णु के पीछे अनुरूपम, रूप में योग्य। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा प्रीति, प्रति, विप्सा अर्थ में। अर्थम अर्थम प्रति, प्रत्यर्थम, एकम एकम प्रति, प्रत्येकम। यहां पे दोस्तों विप्सा यानी जहां पर क्या हो, वापस दो शब्द सेम आ जाए,
वापस हो रहे हैं तो वहां पर आपको क्या करना है, प्रति का प्रयोग करना है। यथा अंतिक्रमे, अतिक्रमण का उल्लंघन न करने के अर्थ में यथा का प्रयोग होता है। इच्छाम अंतिक्रमे यथेच्छम, यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है उदाहरण दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा सह। सह का सादृश्य, योगपद्य, सादृश, संप्रीति, साकल्य, पर्यंत अर्थ में होता है। सह या सह का, यहां पर दो दिए हुए हैं दोस्तों, सह और सह। चक्रेण युगपद है, सह चक्रम। हरे सादृश्यम, सह प्लस हरि, सहरी। संख्या सादृश्य, सह शकी। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, सह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसका यूज होता है दोस्तों, बहुत अर्थों में। सादृश्य, योग पदे, सादृश्य या फिर संप्रीति, साकल्य या पर्यतन, इन अर्थों में सह का प्रयोग होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये तो हमारे थे जो इंपॉर्टेंट अव्यय थे जिनसे एग्जाम में आ सकते हैं, उनके उदाहरण। लेकिन अव्ययी समास अभी कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों। इसके दो और आपको महत्वपूर्ण नोट है जो आपके सामने रखूंगा, और इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है दोस्तों। पहला है नदीभिश्च है। प्रथम पद अगर संख्यावाची हो, द्वितीय पद में नदी शब्द दिया हुआ हो। प्रथम पद तो संख्यावाची, द्वितीय पद में किसी भी नदी का नाम मिल जाए ना आपको, तो वहां पर नदी विशेष का नाम हो तो वहां पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे पंचगंगम, पंचानाम गंगानाम समाहार, यहां पे समाहार प्रयुक्त कर रहे हैं तो सर द्वंद्व समास नहीं होगा क्या, नहीं होगा मित्रों। यहां पर कौन सा होगा, यहां पे सॉरी द्वंद्व नहीं, द्विगु समास मित्रों, द्विगु समास, द्विगु नहीं होगा यहां पे। पंचम गंगम यानी अगर संख्यावाची शब्द के साथ नदी शब्द मिलता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। ये तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपके सामने है। संख्यावचन, प्रथम पद में तो संख्यावाचक व द्वितीय पद में किसी वंश में उत्पन्न होने वाले ऋषि मुनि का उल्लेख हो तो अव्ययी भाव समास होगा। अब यहां पे आ गया कि सर वंश को कैसे पहचाने, शिक्षा वंश नहीं है क्या हमारा, शिक्षा वंश, चिकित्सा वंश, तो वहां पे मुनि ऋषि आएंगे आपके नाम, उनको पहचानना है। जैसे द्व्यो मुनि, ऐसा अगर आपको मिल जाए तो द्विमुनि। यहां पे दोस्तों द्विगु नहीं करना है आपको, क्या करना है, क्या करना है मित्रों, यहां पे अव्ययी भाव समास। तो नदी, मुनि और ऋषि के पहले अगर संख्यावाची शब्द आपको मिलते हैं तो वहां पर आपको अव्ययी भाव समास करना है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे समास की ओर। तीसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद को अगर हम पर्सन के रूप में प्रयोग करेंगे तो उत्तर पद है उसको अगर हम पर्सन के रूप में प्रयोग करेंगे, जो पूर्व पद है उसका क्या होगा दोस्तों, उत्तर होगा। उत्तर पद को पर्सन के रूप में प्रयोग करने पर पूर्व पद हमारा उसका उत्तर होगा। पहचानेंगे कैसे, आगे देखेंगे। यही तरीका क्रमधारीय समास में भी हम लगाएंगे, क्योंकि क्रमधारीय तत्पुरुष का ही भेद माना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, आगे हैं हमारे मित्रों तत्पुरुष के भेद। तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, एक तो व्याधिकरण, एक समानाधिकरण। हमारे एग्जाम में इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो इनको डिटेल में पढ़ने की हमारी जरूरत है नहीं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं मित्रों विभक्ति तत्पुरुष। तो मित्रों जिस प्रकार हम कारक की विभक्तियां पढ़ते हैं उसी प्रकार हम यहां पर समास के अंदर विभक्तियां पढ़ेंगे। यहां पर प्रथमा विभक्ति और जो संबोधन कारक होता है उन दोनों को छोड़ दो, बाकी जो 6 विभक्तियां हैं द्वितीय से लेकर सप्तमी तक, उनके बारे में तत्पुरुष समास के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। चलते हैं पहली विभक्ति के अंदर। पहली विभक्ति है हमारी द्वितीय विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति का अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो कैसे पहचाने, सामासिक शब्द को आप कैसे पहचानोगे। देखिए दोस्तों, इस समास का उत्तर पद श्रीत, अतीत, पतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन, गमी, बुभुक्षु आदि में से कोई एक होगा। यानी जो दो पद होते हैं ना, इनमें से जो उत्तर पद है ना उसके अंदर आपको श्रीत, अतीत, पतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन, गमी और बुभुक्षु इनमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा और इनसे बाहर आएगा नहीं। तो मतलब इतना ही आपको याद करना है। यहां पर द्वितीय तत्पुरुष होगा। दुखम अतीत है,
धनम प्राप्त है दुखातीत। यहां पर तो अतीत को देखते ही उत्तर बता दोगे, लेकिन जो सामासिक पद है उसके अंदर कैसे, दुखातीत। विग्रह कर लेना, यहां पे आपको अतीत मिल जाएगा। धनम, धन प्राप्त है, तो यहां पे देखिए प्राप्त आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है और यहां पर भी दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पे कौन सा है, द्वितीय तत्पुरुष है दोस्तों। आगे चलते हैं तृतीय तत्पुरुष की ओर। तृतीय तत्पुरुष के अंदर दोस्तों उत्तर पद में आपको क्या मिलेगा, पूर्व है, सदृश है, सम, ऊन, कलह, निपुण, मिश्र, सुलक्षण यानी चिकने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, हीन रहित, और शब्द भी मिलता है दोस्तों। तो अगर यह मिले आपको उत्तर पद के अंदर तो वहां पर आपको तृतीय तत्पुरुष करना है दोस्तों। वापस देख ले कौन कौन से, पूर्व, सदृश, सम, ऊन, कलह, निपुण, मिश्र, सुलक्षण, हीन रहित और शब्द उत्तर पद में मिलते हैं, तो वहां पर तृतीय तत्पुरुष होगा। मासेन पूर्व है, पितरः सम है, धनेन हीन है। पूर्व पूर्व मिल गया, सम सम मिल गया, हीन हीन मिल गया, मिल गया मित्रों। मास पूर्व है, पितृ समय है, धन हीन है, मतलब यहां पे कौन सा है, तृतीय तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, चतुर्थी तत्पुरुष। तदर्थ, अर्थ, बलि, लोभ, हित, सुख, रक्षित आदि शब्दों के साथ समास होता है। चतुर्थी तत्पुरुष के अंदर तदर्थ, अर्थ, बलि, लोभ, हित, सुख, रक्षित अगर ये किसी शब्द के साथ आपको मिलते हैं तो वहां पर आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। देखिए, द्विजाय इयम द्विजार था, गवे रक्षितम गो रक्षितम, तो मतलब यहां पे देखिए आपको अर्थ मिल रहा है, मिल रहा है दोस्तों। यहां पे देखिए रक्षितम मिल रहा है मित्रों, तो यहां पे कौन सा होगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं पंचमी विभक्ति की ओर। ये विभक्तियां बहुत सारे साथियों के मैसेज आते थे कि सर बहुत कठिन है विभक्तियां, याद नहीं होती है, तो ये इतना है, इतना अपनी नोटबुक में लिख लेना, 3 बार पढ़ लेना और फिर देखना याद होती है या नहीं। बेवाचक शब्दों जैसे बेयम, बीत, बीती, बी तथा मुक्त, पतित, अपेत, भ्रष्ट, अपोड, पयूत चयूत और अपत्रस्त आदि के साथ समास होता है पंचमी विभक्ति में। अब यहां पे दोस्तों देखिए कि पतित हमने प्रथमा जो द्वितीय विभक्ति थी उसमें भी देखा है और यहां पर भी देखा है। यहां पर पंचमी विभक्ति में याद रखना है, कोई चीज अलग होने के अर्थ में होगी तो वो अलग दोस्तों बड़े से टूटकर छोटे की तरफ होगी, वो आपको याद रखना है। चोराद भयम, चोर भयम, भयम आ गया यहां पे। कल्पनाए अपोड, कल्पनाए अपोड, अपोड आ गया यहां पर, यहां पे कल्पना पोड। वृक्षात पतित, वृक्ष से अलग हो रही है दोस्तों यहां पे, तो दोस्तों वृक्ष बड़ी चीज है, तो वृक्षाए पतित, वृक्ष पतित, तो यहां पे पतित आपको मिल रहा है मित्रों, तो कौन सी होगी, पंचमी। दूसरी बात, अगर विग्रह दिया हुआ हो तो मित्रों जो आपको यहां पे देखिए, इनको आप जो पूर्व पद है उसको देखिए, उसमें विभक्ति कौन सी प्रयुक्त हुई है दोस्तों, पहचान जाओगे आसानी से। आगे चलते हैं, इसी के अंदर कुछ और है दोस्तों जो आगे पढ़ेंगे, ये इसके उदाहरण नहीं माने जाते हैं, लेकिन जब इनको पढ़ना रहता है तो इसमें पढ़ना पड़ता है दोस्तों। स्तूक यानी कम होता है, अंतिक यानी पास में होता है, दूर यानी अल्प, दूर और अल्प आदि के साथ भी पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। दूरात आगत, दूराधागत, यहां पे दोस्तों ये 5 शब्द हैं, इनमें से आपको एक मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर, षष्ठी तत्पुरुष। पूर्व पद का उत्तर पद के साथ समास होता है। षष्ठी तत्पुरुष के अंदर आपको कुछ याद नहीं रखना है, पूर्व पद का उत्तर पद के साथ समास, दोनों पदों का आपस में समास होगा, समझने का प्रयास कीजिए। हिंदी का आप उनका अनुवाद करना चाहेंगे ना, तो का, के, की, का वहां पर प्रयोग मिल जाएगा। अगर विग्रह है और उसका संयुक्त पद बनाओगे तो का, के, की का लोप मिलेगा। ध्यान से देखिए, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का स्वामी, का मिल गया ना। अब दोस्तों राष्ट्र और पति दोनों का, यानी पूर्व पद का उत्तर पद के साथ हो रहा है, राष्ट्र का पति, दोनों मिल रहे हैं ना दोस्तों। राज्य पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। हिम से आले, हिमालय, हिम का घर, हिम का घर,
तो यहां पे देखिए दोस्तों, पूर्व पद का उत्तर पद के साथ मिलकर समास हो रहा है ना दोस्तों। पहले हम पढ़ रहे थे वहां पर पूर्व पद का उत्तर पद के साथ मिलकर समास नहीं हो रहा था, यह षष्ठी विभक्ति में ही होता है, षष्ठी तत्पुरुष में ही होता है दोस्तों। आगे चलते हैं सप्तमी तत्पुरुष की ओर। शोंड इस इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सारे इसके शब्द भी है दोस्तों। शोंड, द्रुत, कितव, प्रवीण, सवीत, अंतर, अदि, पटु, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्व, बंद आदि शब्द सप्तमी विभक्ति वाले शब्दों के पश्चात आए तो सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। यानी कि यह शब्द अगर आपको मिलते हैं तो पूर्व पद में जो पद रहेगा उसमें सप्तमी विभक्ति होगी, बाद में इनमें से अगर कोई भी मिल जाए तो वहां पर सप्तमी तत्पुरुष आपको कर देना है दोस्तों। देखिए यहां पे अक्षेषु सोंड है, यहां पे देखिए सप्तमी अक्षेषु सोंड आ गया तो अक्षय सोंड है, जुए में कुशल। आचार्य निपुण है, आचार्य निपुण है, आचार निपुण, आचरण में निपुण। जले मग्न, जलमग्न, जल में डूबा हुआ। तो यहां पे आसानी से देखिए दोस्तों, जो ये शब्द मिल रहे हैं ये सप्तमी विभक्ति में प्रयुक्त हो रहे हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, तत्पुरुष समास की विभक्तियां कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष जो समास है इसके अन्य प्रकार। जैसे बीच में पहला ही आ गया हमारे अलुक तत्पुरुष। क्या कहता है अलुक तत्पुरुष? कहीं कहीं बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता, ऐसे समास को अलुक समास कहा जाता है। जब बीच की विभक्ति का समास नहीं होता है, विग्रह नहीं होता है, लोप नहीं होता है, तो वहां पर अलुक समास होता है। जैसे यहां पे सहसा कृतम, तो सहसा कृतम, ये आगे इसका विग्रह हो जाएगा। तो दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं जो भी इसके उदाहरण है मुख्य वो आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, ध्यान से देख लें। तृतीया तत्पुरुष के हैं सहसा कृतम, मनसा दत्ता। चतुर्थी का है आत्मने पदम। पंचमी का है स्तोकानुमुक्त, अल्फानुमुक्त। षष्ठी का है वाचोयुक्ति, शून्य शेप। सप्तमी का है युधिष्ठिर, सरसीजम। तो ये दोस्तों इनके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ लोप नहीं होता है। जैसे ही विग्रह से समस्त पद बनाओ या समस्त पद से विग्रह करो, जैसे हैं वैसे के वैसे ही प्रयुक्त होते हैं। यह है अलुक समास। आगे चलते हैं निह तत्पुरुष समास की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नकारात्मक अर्थ बताने वाला समास है निह तत्पुरुष समास। अब इसको हम कैसे करेंगे ये याद रखना है। नकारात्मक मतलब न आएगा, विग्रह करेंगे तो आपको न मिलेगा। क्या मिलेगा? न। समस्त पद के अंदर आपको प्रारंभ में क्या मिलेगा? ए मिलेगा। यह आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन उत्तर पद का प्रथम वर्ण, अगर उत्तर पद का प्रथम वर्ण अगर सवर हो तो निह को अन हो जाएगा। निह का क्या हो जाएगा? न का क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। और अगर उत्तर पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो ना तो निय यानी इस न का क्या होगा? ए हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पे दोस्तों अब आराम से समझिए कैसे हुआ ये। यहां पे देखिए दोस्तों, ये उत्तर पद है ना हमारा मित्रों, इसका जो प्रथम वर्ण है वो क्या है? सवर है मित्रों। और सवर है तो जो हमारा न है ना इसका क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन। तो न का तो अन हो गया। यहां पे बचा क्या? आदि। अगर अन में आदि को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अनादि। अब बात करते हैं दूसरे की। न है, आगे ब्राह्मण आ रहा है, तो यहां पे देखिए प्रारंभ में उत्तर पद के प्रारंभ में क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। तो न का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ए ब्राह्मण है, ये ए ब्राह्मण बन गया। ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी एग्जाम में इससे आते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं प्रादि तत्पुरुष की ओर। प्रादि तत्पुरुष पूर्व पद में प्र, परि, अति, निस, निर आदि उपसर्ग व कुसु पद हो तो। ध्यान से समझिए दोस्तों, पूर्व पद में आपको क्या मिलेंगे? प्र मिलेंगे, परि मिलेगी, अति मिलेगी, निस मिलेगी, निर मिलेगी, आदि तो मिलेंगे उपसर्ग, और कुसु पद भी इसके अंदर मिल सकते हैं दोस्तों। तो वहां पर प्रादि तत्पुरुष होगा। प्र उपसर्ग की तरफ प्रयुक्त हो रहा है ना दोस्तों, प्र। तो यहां पर आपको समझ आना है कि प्रादि तत्पुरुष में उपसर्ग मिलेगा आपको।
अतिक्रांत है रतिनम, अतिरत है। प्रकृष्ट है भाव है, प्रभाव है। दुष्ट है जन है, दुर्जन है। अब यहां पे अतिक्रांत है रतिनम, अतिरत है, यहां पे देखिए अति आ रहा है। प्रकृष्ट है भाव है, प्र आ रहा है। दुष्ट है जन है, दु आ रहा है। तो मतलब मित्रों यहां पर आपको क्या है, उपसर्ग या कु सु दु ये शब्द मिलेंगे। रति से बढ़कर असर, बुरा आदमी। अच्छा मित्रों यह है प्रादि तत्पुरुष, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं ये? हाँ इंपॉर्टेंट भी है वैसे दोस्तों, ये नहीं है कि आप याद ना रखो, याद जरूर करना है। आगे चलते हैं गति तत्पुरुष की ओर। उरी, उररी, अव्यय, ये तो दो अव्यय हैं। चवी और डाच ये प्रत्यांत शब्द हैं तथा भूषण अर्थ में अलम आदि पदों के साथ कत्वा गत्वा प्रत्यांत जो समास होता है उसे गति तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद में कत्वा का लेप प्रत्यय हो जाता है। समझिए दोस्तों, उरी, उररी, चवी और डाच ये आपको चार शब्द याद रखने, इनके बारे में आए तो गति तत्पुरुष कर देना है। जैसे दोस्तों उरी कृत्वा, उरी कृत्य, यहां पे दोस्तों कत्वा प्रत्यय लेकिन यहां पे लेप कर दिया गया है। सत्कृत्वा, यहां पे कौन सा है, कत्वा है। सत्कृत्य यहां पे कौन सा कर दिया गया है, कौन सा कर दिया गया है, लेप कर दिया गया है। तो यह है गति तत्पुरुष समास दोस्तों। आगे चलते हैं उपपद तत्पुरुष समास की ओर। समास के हर एक भेद लेकर आ गया हूं दोस्तों आज सामने। उत्तर पद क्रियापद होगा, यानी कि उपपद समास की पहचान है कि उत्तर पद जिसमें होगा, इसमें होगा वो क्रियापद होगा दोस्तों। जैसे कार है, करी, क्रय, दे, गे, जय, गय, स्ते, चर, वद, प, ग्रह आदि। अगर ये आपको उत्तर पद में मिलते हैं तो वहां पर आपको उपपद तत्पुरुष समास करना है। उदाहरण देखिए, कुंभम करोति इति, कुंभ कार है, कार है मिल गया। जलम ददाति इति, जलद, जलद, द मिल गया, द कहां पर है, ये रहा। विश्व जयति इति, विश्व जीत है, तय मिल गया। यहां पे तय भी होगा कहीं पे दोस्तों, तो विश्व जीत है, विश्व को जीतने वाला। तो जहां पर उत्तर पद क्रिया के रूप में कार्य करता हो वहां पर उपपद तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। अब चलते हैं आगे दोस्तों क्रमधारय समास की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रमधारय समास दोस्तों। विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का एक साथ प्रयोग हो वह क्रमधारय समास कहलाता है। विशेषण और विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जा रही है और जिसकी विशेषता, जो विशेषता बता रहा है, एक साथ प्रयुक्त हो वही क्रमधारय समास है। यहां पर आराम से समझ जाएंगे आप। क्रमधारय समास बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए, विशेषण विशेष्य, पूर्व पद विशेषण होगा, उत्तर पद विशेष्य होगा। चय असो तत् लगाकर विग्रह करना है। जब विग्रह करो ना तो चय लगा दो, असो लगा दो या तत्, ये तीन चीजें लगाकर आपको क्या करना है दोस्तों, विग्रह करना है। अब मित्रों यहां पे चलिए, नीलम कंठम, नीलम कंठम, नीलकंठम, कंठ कैसा, नीला, सर्प कैसा, कृष्ण, ऋषि कैसा, महान, कृष्ण सक है, कृष्ण से सक कैसा, कृष्ण है। तो ये आपको याद करना है दोस्तों। नीलम कंठम, नीलकंठम, कृष्ण चय असो सर्प है, महान चय असोस ऋषि, कृष्ण सचो सका चय। यहां पे दोस्तों ये आ रहा है विशेषण, ये आ रहा है विशेष्य, प्रश्नवाचक शब्द बनाते हैं, आपको उत्तर यहां पे मिल रहा है दोस्तों। आगे चलते दूसरे भाग में इसके। दूसरा है उपमान उपमेय। उपमान तथा उपमेय वाचन शब्दों को ईव एव से जोड़ा जाता है, ईव और एव से। देखिए, गण युव श्याम, श्याम कैसा, गण जैसा, मुख कैसा, चंद्र जैसा, विद्या धन के लिए क्या, विद्या, गुरु देव, देव कौन, गुरु। अब समझे दोस्तों कि मैंने जो तत्पुरुष समास के प्रारंभ में एक ट्रिक बताई थी कि तत्पुरुष समास के अंदर बहुत सारे, अगर आप पहचानना चाहते हैं तो उत्तर पद को प्रश्न बनाइए, पूर्व पद उसका उत्तर होगा दोस्तों। देखिए यहां पे, घन है इव श्याम है, घन श्याम है, मुखम चंद्र इव मुख चंद्र है, विद्या एवं धनम, विद्या धनम, गुरु एवं देव है, गुरुदेव है।
तो यहाँ पे मित्रों विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय दोनों का एक साथ प्रयोग होता है, वो ही क्रमधारय समास होता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है द्विगु समास। ये भी तत्पुरुष समास का ही भेद है। देखिए, पूर्व पद संख्यावाचक, उत्तर पद संख्यावाचक। संख्या संज्ञा याद रखना है। संख्या यानी 1 2 3 4, संज्ञा यानी कि कोई भी वस्तु प्राणी आदि का नाम। समझे दोस्तों, यह समास समूह के अर्थ में प्रयुक्त होता है, समूह का अर्थ यह प्रदर्शित करता है। अब यह बहुत सिंपल है, तो उदाहरण देख लेते हैं इसके दोस्तों। द्वयो मुखियो समारह, द्विमुखी, मुख तो यहां पे संख्या आ गई, और द्वि दो, दो क्या आ गई मित्रों, संख्या आ गई। चतुर्णाम पदानाम समारह, चतुष्पदी। त्रयाणाम लोकानाम समाहरह, त्रिलोकी। तो जिस भी समास में प्रथम पद संख्यावाची होगा वहां पर द्विगु समास होगा। अब मित्रों याद वही रखना है जो हमने अव्ययी भाव में पढ़ा था। नदी ऋषि मुनि शब्दों से पहले अगर आपको संख्यावाचक शब्द मिलता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों द्वंद्व समास की ओर, और द्वंद्व समास है बहुत इंपॉर्टेंट। द्वंद्व जो समास है ना मित्रों, इसके अंदर दोनों के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान। उत्तर पद और प्रथम पद और द्वितीय पद, पूर्व पद या उत्तर पद, दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अब दोस्तों इसको हम 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। पहला है जो द्वंद्व का प्रकार, वो है इतरेतर द्वंद्व। दोनों पद प्रधान, समस्त पद में संख्या के अनुसार वचन का प्रयोग आपको करना है। कितनी संख्या है उस हिसाब से आपको वचन प्रयोग करना है। तो दोनों पद प्रधान रहेंगे इतरेतर द्वंद्व के अंदर दोस्तों। सीता च राम च, यहां पे दोस्तों विसर्ग नहीं है। सीता च राम च सीतारामो, हरि च हर च हरिहरो, गुरु च शिष्य च गुरु शिष्यो। तो मित्रों इतरेतर द्वंद्व के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं, और जो हमने यहाँ पे वचन प्रयोग किया है वो संख्या के अनुसार, सीता और राम, हरि और हर, गुरु और शिष्य, द्वि 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 हो रहा है। तो यहाँ पर हमने वचन जो प्रयोग किया है वो किसके अनुसार किया है, संख्या के अनुसार प्रयोग किया है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा है इसके अंदर समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व क्या कहता है, दोनों पद प्रधान नहीं लेकिन सामूहिक अर्थ प्रकट। इसके अंदर दोनों पद प्रधान नहीं रहेंगे लेकिन एक समूह का अर्थ जरूर देगा। जिस प्रकार हमने इतरेतर पढ़ा वो एक समूह का बोध करा रहा था, समाहार द्वंद्व भी एक हमें समूह का बोध कराएगा, सामूहिक अर्थ का, लेकिन पद अलग, यानी पद दोनों प्रकट प्रधान नहीं होंगे। चरश्च अचरश्च अनियो समाहर चराचरम, अह च निशा च अनियो समाहर अहर्निशम। यह है समाहार द्वंद्व। तीसरा है दोस्तों हमारा एक शेष द्वंद्व। एक शेष, एक ही पद शेष रहे जिसमें पद दो, विग्रह करोगे तो 2 पद मिलेंगे, लेकिन जैसे ही सामासिक पद बनाओगे एक ही पद रहेगा। कैसे, पुत्रश्च पुत्रिश्च पुत्रो, हंसी च हंस च हंसो। ये इंपॉर्टेंट भी है उदाहरण दोनों। सीधा पूछा जाता है पुत्रों का विग्रह होगा या हंसों का विग्रह होगा, आया हुआ है बहुत बार एग्जाम में। तो एक ही पद शेष रहेगा, वो रहेगा हमारा एक शेष द्वंद्व समास। ये था हमारा द्वंद्व समास। अब चलते हैं अंतिम में हम बहुव्रीहि समास की ओर, और बहुत ही सिंपल समास है दोस्तों। प्रायणाय अन्य पदार्थ प्रधानो, मतलब प्राय अन्य पद प्रधान होता है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द के विशेषण में प्रयुक्त होते हैं। जो 2 पद मिले ना दोस्तों, ये दोनों पद हमारे, ये जो तीसरा पद होगा ना दोस्तों, इसके विशेषण के रूप में क्या होंगे, प्रयुक्त होंगे। तीसरे जो पद है इसकी ये दोनों के दोनों क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, देखिए कैसे होगा ये। लंबम उद्रम यस्य स लंबोदर। लंबोदर मतलब गणेश। गणेश की विशेषता लंबा उदर है जिनका, वो है लंबोदर। कौन, गणेश। चत्वारि मुखानि यस्य स, चतुर्मुख है किनके हैं, ब्रह्मा के। तो ब्रह्मा की विशेषता बताइए कि 4 मुख है। 10 आननानि यस्य स, दशानन। रावण, रावण के कितने सिर, 10 सिर। चंद्र इव मुखम यस्य सः, चंद्र इव मुखम यस्य सः यानी चंद्रमुखी,
स्त्री, चंद्र के समान मुख वाली, चंद्रमुखी, कौन? स्त्री दोस्तों। तो स्त्री की विशेषता बताइए यहां पे। तो दोस्तों जो बहुव्रीहि समास है इसमें आपको याद रखना है दोनों के दोनों पद मिलकर एक तीसरा पद की विशेषता बताएंगे दोस्तों, या अर्थ जो प्रदान होगा वो तीसरा पद प्रदान होगा और दोनों पद तीसरे पद की विशेषताएं बताएंगे। तो दोस्तों समास का टॉपिक आज हमने एक ही क्लास में पढ़ा। एक बार कमेंट करके बता दें सभी मित्र, आपको कैसा लगा, पसंद आया, नहीं आया।